नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे कर्नाटक रणभूमि 2023। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव है और अमूल ब्रांड की एक घोषणा के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। वृहद बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने राज्य के डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए केवल नंदिनी दूध का उपयोग करने का फैसला किया है। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ स्थानीय डेयरी ब्रांड नंदिनी का ही इस्तेमाल करेंगे। स्थानीय किसानों को समर्थन के लिए वृहद बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने यह फैसला किया है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने भी नंदिनी ब्रांड का समर्थन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अमूल चालाकी से बाजार में प्रवेश कर रहा है। यह स्पष्ट है कि अमित शाह अमूल की मदद करने के लिए चाल चल रहे हैं और नंदिनी को तबाह करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात स्थित अमूल ने पहले दूध और दही बेचने के लिए कर्नाटक के बाजार में प्रवेश करने की कोशिश की थी। हमने तब ऐसा नहीं होने दिया था, लेकिन अब भाजपा बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रही है। नंदिनी डेयरी के डायरेक्टर आनंद कुमार ने भी कहा कि #सेव नंदिनी जरूरी है क्योंकि ये अमूल के मार्केटिंग पावर से नहीं लड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि नंदिनी के दूध की गुणवत्ता अमूल से कहीं बेहतर है। विज्ञापन के मामले में अमूल काफी आगे है। नंदिनी के डायरेक्टर आनंद कुमार ने कहा है कि कर्नाटक के किसानों के पास ही कीमतों को नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार को कंपनी को दूध की कीमत बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए। अब थोड़ा सा यदि सियासी गणित को भी हम समझें तो पिछले साल 4 लोकसभा और विधानसभा कर्नाटक चुनाव के नतीजों को भी हम देखें तो बीजेपी ने अपनी बढ़त को लगातार बनाए रखा है। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं। मुख्य पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 224 में से बीजेपी को 104 सीटें और 36% वोट मिला। वहीं कांग्रेस को 80 सीट मिली और 38% वोट मिला। जेडीएस की बात की जाए तो 37 सीट और 18% वोट मिला और अन्य की यदि बात की जाए तो 3 सीटें और 8% वोट मिला। कुल मिलाकर बीजेपी आगे रही। अब क्या कर्नाटक में हाथ का साथ देगी जनता? दूध पर बवाल से क्या बीजेपी को होगा नुकसान या फिर तीसरी पार्टी जो है वो बिगाड़ेगी खेल? इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान जुड़ेंगे कर्नाटक से। आपको बता दें कि निश्चित तौर पर अमित शाह का जाना, तमाम बातें होना, कह देना और जिस तरह से दूध पर सियासत हो रही है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उस जो चल रहा है, जिसे अपनाया गया है, उसका बाद में क्या, यदि कोई और आता है, राजनीति के पर्पस से आता है, तो उसे क्यों स्वीकार करें। लेकिन निश्चित तौर पर यह मामला बड़ा उठकर इस इलेक्शन में देखने को मिलेगा। चलिए, और इस चर्चा पर हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए उमेश वंडल हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए दरवेश कादरी हमारे साथ जुड़े हैं। दरवेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जेडीएस प्रवक्ता मोहम्मद असदुद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद असदुद्दीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले उमेश जी आपसे करना चाहती हूं। क्या हो गया कर्नाटक की सियासत में? और इसलिए भी थोड़ा सा सियासी रूप दिखता है क्योंकि इलेक्शन है। निश्चित तौर पर 10 मई को एक मतदान होना है, 13 मई तक हमें रिजल्ट भी मिल जाएंगे और बहुत जोर शोर से यह मुद्दा हो रहा है। बड़े गंभीर आरोप अमित शाह पर लगाए हैं सिद्धारमैया ने। देखिए, ये दोनों सब विरोध पार्टी बौखला गए हैं। अभी बीजेपी को रोक नहीं सकते, तो ऐसा ऐसा एक जरिया निकाल रहे हैं। ये तो राजनीति है, ये तो साफ साफ पता चलता है। अभी नंदिनी का, अभी अमूल चाहिए या नंदिनी, ये तो भारत देश में है, वो क्या सवाल ही नहीं उठता। ये कैसा क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा एक क्रिएट कर रहे हैं कि हम दूध के जरिए लड़ाई लड़के हम कर्नाटक और गुजरात का मॉडल बोल के ऐसा लोगों में गलतफहमियां फैलाई जा रही है। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सिर्फ आरोप लग रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात और है, यदि लोग स्वीकारना नहीं चाहते तो मुझे नहीं लगता कि उन पर थोपा जाना भी चाहिए, क्योंकि काफी लोग किसानों के समर्थन में आए हैं, काफी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। ठोकरा नहीं, देखिए कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप ये ले लो भाई, कोई बात आपका सुनेगा भी नहीं। ये तो एक इशू क्रिएट किया है। अभी उनके पास कोई इशू बचा ही नहीं है, भाजपा के खिलाफ कोई इशू बचा ही नहीं उनके पास। अभी वो ऐसा एक सीन क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा गुजरात से अमूल का ये करेंगे, यहाँ पर सभी जो कृषिकर हैं उनको प्रभाव पड़ेगा। ऐसा एक वो तो चुनाव आते समय कुछ तो उठा देते हैं।
ऐसा ही कुछ नहीं, बौखला गए कि उनकी हार निश्चित है, इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे कुछ गलत फहमियां फैला के पब्लिक के अंदर अमित शाह जी के लिए, मोदी जी के लिए ऐसे कुछ गलत फहमियां निकाल के ये लोग ऐसे हमारे किसानों को तकलीफ देना चाहते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ बात हो ही नहीं सकती। क्या अच्छा। कोई जबरदस्ती जाके आप अरे भाई ये ले लो, अरे नंदिनी छोड़ दो, अमूल ले लो करके ऐसा कोई बोल सकता है? अभी तक हमारे यहाँ अमूल का प्रोडक्ट आया ही नहीं है, आया ही नहीं है। वो कभी बाजार में है मगर कोई लेता है, कोई अपना अपना पसंद रहता है। अच्छा, तो क्या जबरदस्ती नहीं आप यही लेना चाहिए करके कोई किसी ने कहा है क्या? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है उमेश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का नंदिनी डेयरी के जो डायरेक्टर है उनसे कोई बातचीत हुई है क्या? वो थोड़े से ना डरे डरे से हैं, यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि हैश सेव नंदिनी जरूरी है, क्योंकि अमूल की ब्रांडिंग की यदि बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं एक विज्ञापन के मामले में बहुत पॉपुलर है, लोकप्रिय है। तो यदि ऐसा यहाँ आ गया हो गया तो शायद नंदिनी दब जाएगा। नंदिनी कुछ नहीं दबेगा, ये तो यहाँ के सब किसानों की जो सेवा से लगी है वो उसको कुछ नहीं होगा। ये चुप एक अफवाह फैलाई जा रही है कि ऐसा ऐसा ये इलेक्शन मूवमेंट है। ये इलेक्शन मूवमेंट में कोई अफवाह तो चाहिए ना उनके पास कोई मटेरियल नहीं है कि विरोध कर सकते हैं, भारतीय जनता पक्ष को विरोध कर सकते हैं, उनके पास कोई मटेरियल नहीं है। तो इसलिए वो कुछ तो ऐसा मटेरियल यूज करना चाहती है। ठीक है, चलिए दरवेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है आपकी आवाज। दरवेश जी, क्या है मतलब एक फेक न्यूज टाइप का मुझे उनका लग रहा है। वो कह रहे हैं कि सब गलत है, अफवाहें हैं, इस पर ध्यान ना दिया जाए। सिद्धरामैया ने भी कहा है, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि ये कहीं ना कहीं एक प्रमोशन करना चाहते हैं, क्योंकि अमूल गुजरात से है, नंदिनी कर्नाटक में है, तो निश्चित तौर पर क्या अब दूध पर सियासत होगी मुद्दों को छोड़कर? मैडम जी, सबसे पहले मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है फेक बातों के ऊपर, फेक प्रोपेगेंडा के ऊपर। और सबसे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कमर्शियल पार्टी है, ये जो है सियासी पार्टी नहीं बन रही है। सियासत के हिसाब से जो आम जनता को जो सहूलत पहुंचना चाहिए, जो हुकूमत के अंदर जो हुकूमत करने वालों की तरफ से जो सौलभ्य जो लोगों को पहुंचना चाहिए, इसके ऊपर इनका कोई तवज्जो नहीं है। ये जो है कमर्शियल पार्टी है। आप चाहे आप नोटबंदी का मसला उठा लीजिए, दूसरा मसला उठा लीजिए, या गैस का उठा लीजिए, या किसानों का उठा लीजिए, हर जगह जो है ये कमर्शियल आ रहे हैं। ये सियासत के दाव पे कहीं भी फिट नहीं है। इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक शोषा छोड़ना है। अब देखिए, नंदिनी बोले तो जो है ये गांव माता की तरफ से है। गांव माता, ये लोग गांव के तरफ से लोगों को हत्या करने पर तैयार होते हैं, लेकिन गांव माता की तरफ से जो नंदिनी का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको सेल करने के लिए ये जो है उस पर अड़चन पैदा कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है भोकलाने वाली बात, कांग्रेस भोकलाने वाली बात, कांग्रेस कहीं भोकलाई हुई नहीं पार्टी है। कांग्रेस जो है 70 वर्षों से 75 वर्षों से हुकूमत की हुई है। इंशाअल्लाह जो है बहुत जल्द जब कांग्रेस के अंदर हम जब सत्ता में इसके लिए आएंगे, जब एक्शन के लिए आएंगे, जब कांग्रेस का जो प्रोपेगेंडा शुरू होगा इलेक्शन का, तो उस वक्त बताएंगे कि कांग्रेस बौखलाई हुई या बीजेपी बौखलाई हुई। दरवेश जी, लेकिन अभी उमेश जी ने अभी कहा ही है कि हम कोई ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहे, हमारा मकसद ऐसा नहीं है, किसी को थोपा नहीं जा सकता कि आप नंदिनी लो या अमूल लो। देखो, ये तो पब्लिक की बात है, लेकिन यहाँ पर जहां तक कर्नाटक की मामला है, कर्नाटक में नंदिनी बहुत फेमिलियर है और लोगों को बहुत अच्छा फायदा पहुंचा रही है। अब नंदिनी का मार्केटिंग भी बहुत अच्छा है, लोगों को जो है उसके अंदर से जो है सेहत भी मिल रही है। अब इसमें क्या जरूरत है कि आपका गुजरात का माल लाके यहाँ डालने की? जब कर्नाटक के लोग नंदिनी से खुश हैं तो आप गुजरात में या और कहीं दूसरी जगह सेल कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल जवाब लूंगी मैं उमेश जी से। मोहम्मद असुद्दीन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जेडीएस के प्रवक्ता हैं। मोहम्मद असुद्दीन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज आ रही है आपकी। असुद्दीन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मुद्दों से हट गए हैं, क्योंकि मुद्दा एक ये भी बहुत बड़ा होगा। मुझे लगता है यदि कहीं कोई चीज बहुत अच्छी है, फैमिलियर है, उससे हेल्थ भी बन रही है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा देखा है, नंदिनी कर्नाटक के लोगों के लिए वाकई में कहते हैं कि उसका जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अमूल को लाने का पर्पस क्या कुछ और मकसद है, या गुजरात मॉडल को थोपना चाह रहे हैं, या कुछ और है? आप कैसे लेते हैं इसे? नहीं, देखिए, ये बीजेपी की पॉलिसीज जो रही है, और बीजेपी की पॉलिसी रही है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाले कॉन्सेप्ट को खत्म किया जाए। वन नेशन, वन टैक्स, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, ये इनकी जो है ना सोच रही है। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि यहाँ पर जो कर्नाटका का प्राइड है नंदिनी मिल्क,
उसकी आइडेंटिटी को खत्म करके किसी और जो है ना अपना मार्केटिंग में एक्सपर्ट कोई कंपनी को, अमूल वगैरह को बढ़ावा दिया जाए। और ये जो कहते हैं कि हम उसका खातिमा करना नहीं चाहते हैं, हम उसकी मदद करना चाहते हैं, एक्सपेंशन में हेल्पफुल हो रही है वगैरह, ये सारी चीजें झूठ है, बिकॉज दे आर द मास्टर्स ऑफ डिसेप्शन बीजेपी के लोग। तो उनकी बातों पे जो है ना दरअसल इन लोगों ने बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने नंदिनी पर हमला करके कर्नाटका के आत्मसम्मान पर जो है ना कर्नाटक के किसानों पर हमला किया है। ये हमारे अपने जो है ना अपनी बेबी है नंदिनी, हम उसके वजूद को किसी भी तरह किसी कीमत पर खत्म होने नहीं देंगे। और बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, चाहे वो बिजनेस के मामले में हो, अपने फेवरेट बिजनेसमैन लोगों को जिस तरह से जो है ना अपनी सहूलतें पहुंचाते हैं, उसके बाद कंपटीशन का खात्मा कर दिया जाता है। ये डायरेक्टली तो ये नहीं बोलेंगे, जैसे हमारे बीजेपी के जन प्रवक्ता कह रहे थे कि हम ये नहीं कह सकते कि अमूल लीजिए नंदिनी मत लीजिए। ऑब्वियसली वो नहीं कहेंगे, ना पब्लिक ये बात मानेगी, लेकिन ये माहौल इस तरह का क्रिएट करते हैं, ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट किया जाता है जहां पर इनकी मर्जी के जो कंपनी आगे बढ़े और उनके जो क्रोनी कैपिटलिज्म में जो उनके दो बिजनेसमैन है, जिस तरह से उनके लिए माहौल क्रिएट किया गया, उससे मुकम्मल अंदाजा होता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये कर्नाटक के किसानों पर हमला कर रहे हैं, हमारे आत्मसम्मान पर हमला कर रहे हैं, हमारे स्वाभिमान पर हमला है। और एक बात आप जो ने कही, ये भी एक मुद्दा है, मुद्दे कई हैं और हर मुद्दे पर जनता दल सेक्युलर जो है ना काउंटर कर रही है बीजेपी को। हर मुद्दे पर बेरोजगारी है, और यहाँ पर अब अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में जिस तरह से नफरत फैला रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर ये इसमें फेल होने जा रहे हैं क्योंकि द्रविडियन स्टेट में बीजेपी की पॉलिसी के लिए, उनकी सोच के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई। मैं दरवेश जी और आपसे एक सवाल भी लेना चाहती हूँ। उमेश जी का मैं थोड़ा सा एक प्रतिक्रिया ले लूँ इस पे, मेरे सवाल के लिए प्रिपेयर रहिएगा। उसके आंसर के लिए सवाल यह है कि यदि इतनी परेशानी है फिर भी भारतीय जनता पार्टी क्यों? यदि हम 2018 की बात करें तो बीजेपी को 224 में से 104 सीटें मिली थी, वोट परसेंट भी ठीक ठाक था, कांग्रेस 80 पे आ गई थी। आंकड़े कुछ आगे पीछे हो सकते हैं सर, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का ये कहना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं से आगे ही रही है हमेशा। ऐसा क्यों? इसका आंसर मैं लूंगी। पहले तो मैं उमेश जी के पास जा रही हूँ, आप दोनों इसके आंसर के लिए प्रिपेयर रहेगा। उमेश जी, जी मैडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जेडीएस भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, लोग और व्यवसायी भी किसानों के समर्थन में हैं, तो क्यों गुजरात के मॉडल को लेकर जा रहे हैं? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? एक बात बताता हूँ मैं आपको, अभी इनके पास कोई मुद्दा रहा ही नहीं, क्यों? तो अभी किसानों को भी सीधा खाता को पैसा जमा हो रहा है सब्सिडी का, और गैस दे दिया है, घर दे दिया है। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, तो इसलिए ये भौखला गए हैं और ये ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं कि जैसे कि ये किसानों के ऊपर दबाव कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कर सकता। अभी अमूल का भी जो एमडी है उन्होंने भी जवाब दे दिए। अभी केएमएफ हमारे नंदिनी का भी कोई है, केएमएफ के अध्यक्ष, उन्होंने भी प्रेस मीट करके खुलासा किया है ऐसा कुछ नहीं बोल के। और ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? ये इलेक्शन के मौके पर क्यों है? आप सोचना चाहिए इसके लिए। क्यों अच्छा, बोले तो अभी इनके पास डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसा बात बोल दो कि ऐसे डेवलपमेंट नहीं हुआ है क्या? देखिए, सब हर घर में अभी प्रधानमंत्री जी का उज्ज्वल योजना का गैस है, अभी हर एक को घर मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में। ठीक है, आप ऐसा इनके पास अभी देखिए, किसानों को अभी सीधा उनके खाते पे पैसा जमा हो रहा है, सब्सिडी इसका किसान का इंश्योरेंस का पैसा जमा हो रहा है। ऐसा सब कुछ चल रहा है। अभी इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं, तो कोई ऐसा उठा के ले आते हैं। ऐसा तो कोई कर सकता है क्या? हम भी कर्नाटक के हैं, हम क्या नंदिनी छोड़ सकते हैं क्या? ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है। अच्छा उमेश जी, अभी हाल ही में बहुत रिसेंट है, आपके बहुत सारे अपने लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्यों? नहीं, क्यों छोड़ रहे हैं बोले तो आप जो नाराजगी होती है उनको टिकट, मैं भी बीजापुर से आकांक्षी था, मुझे भी टिकट नहीं मिला, क्या मैं पार्टी छोड़ सकता हूँ क्या? ऐसा कुछ नहीं। अपनी उनको अभी वो रीशफल कर रहे हैं कि आप भाई आप 6-7 बार आ चुके हैं, तो आप अभी चेंज बदल दो, यंगस्टर को दे दो, कोई दूसरे को दे दो। ऐसा चलने वाला, हर एक को मौका चाहिए ना। फिर ऐसा दूसरे को मौका देने में जो अभी रनिंग रहता है एमएलए, तो उसको अचानक से छीन लेने में उनको थोड़ा नाराजगी होती है। ठीक है, तो सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, उनका स्टेटमेंट आया है कि बीजेपी छोड़ने वाले जो भी नेता हैं वो कांग्रेस में यदि चले भी जाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंस है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी फिर अधिकार में आएगी, इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि भारतीय जनता पक्ष के जो कार्यकर्ता है
वो कभी भी भारतीय जनता पक्ष नहीं छोड़ेंगे। जो नेता चाहे तो छोड़ ले, ठीक है, मगर चलिए। कार्यकर्ता भारतीय जनता पक्ष के पास ही ठीक है, रहेंगे। ठीक है। मैंने एक प्रश्न लिया था दरवेश जी। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रमुख ने कहा है कि गैस का उन्होंने घरों को सीधा दिया है, सब्सिडी दे रहे हैं। आप बता सकते हैं जब से 2014 से यह पार्टी आई है, बरसर इक़्तिदार सेंट्रल के अंदर हो या स्टेट के अंदर हो, कहीं भी, क्या एक बात भी इनकी आज तक सच हुई है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था जब हम जीत जाएंगे तो 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के नाम पर बैंक में जमा होगी। क्या आज तक ये जमा हुआ है? काला धन हम लाएंगे हिंदुस्तान, क्या इन्होंने लाया है? जब इन्होंने हुकूमत संभाला था उस वक्त 400 रुपये गैस था, आज कितना है? 1300 रुपये गैस का रेट है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आम लोगों की जिंदगी के लिए जो कुछ बेसिक नीड चाहिए आसमान को छू रही है। कहीं भी इन्होंने किसी भी चीज को कंट्रोल में नहीं लाया। सीधे सीधे मैं ये बात कहूंगा कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं आता। आज तक इन्होंने किसी भी सही बात को अपने जो लोगों पर रखा है वो बात को आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। अब रही दूसरी बात, आपने 2018 की बात कही कि इन्होंने यहाँ मेजॉरिटी से क्यों जीता। मैं आपको सीधे सीधे बताऊं कि जब तक ईवीएम है बीजेपी अपने घोटाला करते रहेगी। इसके ताल्लुक से कई मर्तबा आवाजें भी उठी, लेकिन ना तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने इसका कोई जायजा लिया, ना इसके ऊपर कोई एक्शन लिया, ना बीजेपी वालों ने इसको होने दिया। तो इनको सही है कि बैलेट पेपर पे आ जाए सीधा और बताएं कि इनकी मेजॉरिटी कितनी जीत के दिखाते हैं। ये मतलब ईवीएम, आपको लगता है ईवीएम गड़बड़ करती है? तो आप तो सवाल उठा सकते हैं, विपक्ष में है। आपने भी देखा होगा, आप नेशनल चैनल पे आपने देखा होगा, पेपर में न्यूज में देखा होगा। ये बात क्या भी ढकी छुपी है? मेरी तरफ से नई बात नहीं है, ये आम सी बात है। आपने भी देखा है कि हर एक ने आवाज उठाई, ईवीएम से जो है घोटाला हो रहा है। अच्छा, मुझे बात बताइए, मान लीजिए, चलिए दरवेश जी, मान लीजिए इस बार यदि कांग्रेस आ गई तो क्या तब ईवीएम का ही सवाल उठाएंगे? इस मर्तबा जो है अवाम का जो है इसके ऊपर नजर रखे हुए होंगे ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, क्योंकि अवाम चौकन्ना हो चुकी है। इस मर्तबा ऐसी हेराफेरी होने के लिए इनके लिए हम कंट्रोल करने के लिए निगाह रखेंगे, उसके लिए भी हम गाइडेंस देखेंगे। मतलब इस बार का जो भी नतीजा होगा उसको, उसके बाद आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि ईवीएम की वजह से हुआ? वो तो आने वाले इलेक्शन के बाद ही बताएंगे हम लोग। अरे अभी आप कह रहे हैं हम नजर रखेंगे, फिर आप कह रहे हैं हम आने के बाद। बता रहा हूं मैं, नजर रखेंगे हम लोग, नजर रखेंगे, देखेंगे, ईवीएम का घोटाला होने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी इनकी क्या क्या इनकी चालबाजी है वो तो उसके बाद में ही पता चलेगा ना। ठीक है दरवेश जी, ठीक है, मैं समझ गई। मोहम्मद असदुद्दीन जी, आपको भी ईवीएम पे डाउट है या फिर कुछ और है? नहीं, देखिए, ईवीएम को टोटली ब्लेम करना गलत होगा। ईवीएम पे अगर ईवीएम की वजह से अगर ये सारी चीजें हो रही है तो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए था कि उसको सबसे मेन मुद्दा बनाती, जो अब तक नहीं बनाई है। तो खैर, मैं ईवीएम को दोष नहीं दूंगा। हाँ, जिस तरह जब बैलेट पेपर के जमाने में भी कुछ जगहों पर बोगस वोटिंग वगैरह हुआ करती थी कुछ जगहों पर, उसी तरह शायद ईवीएम का कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन वी कैन नॉट टोटली ब्लेम द ईवीएम। अब दूसरी बात मैं इस पर आऊंगा कि 2018 के इलेक्शंस में नो डाउट बीजेपी ने हम जेडीएस से और कांग्रेस से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज उनका हुआ। उसकी वजह ये थी कि लोगों में जो है ना लोगों में एक विश्वास था। लोग एक नई पार्टी जो है ना को टेस्ट करना चाहते थे। विश्वास था कि इतने सारे वादे हैं, इनका जो है ना अपना शायद एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बावजूद अवाम ने इनको जो है ना अपना मेजोरिटी नहीं दी। सिंपल मेजोरिटी 113 की होती वो भी नहीं थी इनके पास, 104 थे। उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन कमला के जरिए, जो अनएथिकल इनकी प्रैक्टिस है तकरीबन सारे इंडिया में होती है, उसके जरिए इन्होंने जो है ना अनडेमोक्रेटिक तरीके से अपनी हुकूमत बना ली। फाइन। अब दूसरी चीज, क्या यही इस तरह का ही ट्रेंड इस वक्त रहेगा? नहीं। आवाम की जो उम्मीदें इनके साथ में थी वो उम्मीदें टूट चुकी हैं। आवाम ने इनको ऑब्जर्व कर लिया कि इनके पास जो है ना परफॉर्मेंस का कोई एजेंडा नहीं होता, आवाम को सहूलतें पहुंचाने का कोई एजेंडा नहीं होता। ये जैसे मुख्तलिफ समाजों के बीच में जो है ना अपना नफरत फैलाना। कुछ दिन पहले जिस तरह इन्होंने दो फर्जी कैरेक्टर्स क्रिएट किए थे, उरी गौड़ा और नंजे गौड़ा, ये दो वकलीगाज के बारे में कहा कि इन्होंने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का कत्ल किया, वो शहीद नहीं हुए अंग्रेजों से लड़ते हुए। ये दरअसल वकलीगाज और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाना और एक दूसरे पे शक करने की बहुत ही अजीब किस्म की हरकत थी। उसके साथ साथ इन्होंने जो किया, ये जो है ना अपना वकलीगाज को भी जो है ना उनकी इमेज में खराब करने की इन्होंने कोशिश की। दे वर नॉट फ्रीडम फाइटर्स,
ठीक है, वो अंग्रेजों के साथी थे। इस तरह की बातें ये यही करते रहते हैं। अवाम इनको मुकम्मल तौर पे समझ चुके हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं, हर फ्रंट पे नाकाम हो चुके हैं। और अब की बार मुझे यकीन है कि पिछली बार जो इन्होंने जितनी सीटें जीती थी उसके 50-60% को भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और जनता दल सेक्युलर जो एक वेलफेयर स्टेट का एजेंडा लेकर जो है ना पूरे स्टेट में जा रही है, जहां पर जो है ना हमने जिस तरह का मैनिफेस्टो जारी किया है, हर ग्राम पंचायत लेवल पर जो है ना अपना हाईटेक हॉस्पिटल्स होंगे, हाईटेक स्कूल्स होंगे और रोजगार का वादा है, और फ्री एजुकेशन फ्रॉम 1st to 12th, ये तमाम चीजें देखते हुए और हमारे लीडर्स की मेहनत देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि जनता दल सेक्युलर अब की बार अपने बलबूते पर हुकूमत बनाने में कामयाब होगी और बीजेपी का सफाया होगा। बिल्कुल ठीक है उमेश जी, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो बना के रखिए। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आई है सर कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो काम करेंगे, लेकिन सुनिएगा उमेश जी मेरी बात तो सुन लीजिए, एक बात तो सुनिए छोटी सी। यदि अमूल को जबरदस्ती लाने की कोई प्लानिंग है या लग रहा है कि बीजेपी का ग्राफ बहुत हाई है और हम पे विश्वास है जनता का, हम ऐसा कर पाएंगे, इस चीज से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जो एक्सेप्ट किया है लोगों ने वहां पर, ये कहीं एक मुश्किल में ना डाल दे आपको। देखिए रही बात अभी वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो कोई मुद्दा है ही नहीं है। ये जो ऐसा लोग उठा रहे हैं और ईवीएम का सवाल उठाते हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल में और दिल्ली में क्या ईवीएम नहीं है वहाँ पे? नहीं, अभी बोल रहा हूँ मैं, अभी वहाँ पे आपकी सरकार है दिल्ली में, हाँ, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की। ऐसे ऐसे अफवाहें फैलाते हैं, ये अफवाहें के सिवा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पक्ष ये बार 150 से ज्यादा सीट जीतेंगे कर्नाटक ठीक में। है, ठीक है। जब इतनी कॉन्फिडेंस है इनको तो ईवीएम हटा देने को कह दीजिए, बैलेट पेपर लाने को कह दीजिए। फिर इतना कॉन्फिडेंस जो बैलेट पेपर थे वो पिछली बार क्या है, 60 बरस में बैलेट पेपर से ही तो आप कर रहे हैं, जो बोकस वोटिंग करा रहे हैं तो बैलेट पेपर से ही होती थी। अभी ईवीएम है तो सही हो रहा है, ये जो भी हो रहा है सही हो रहा है। चलिए, क्योंकि समय ईवीएम सही नहीं है, ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, ये विषय मुझे लगता है एक बहुत बड़ा विषय था, लेकिन समय की सीमा है, हम फिर दोबारा इस चर्चा में बैठेंगे। कर्नाटक रणभूमि 2023 हमारा चलता ही रहेगा, इलेक्शन है। आप सभी का बहुत शुक्रिया फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कर्नाटक रणभूमि 2023, देखिए एक शुरुआत कर्नाटक इलेक्शन को लेकर ये समझ लीजिए कि हमने की है और बहुत स्पष्ट रूप से है। सिर्फ एक दूध लग रहा है हमें कि मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें, यहाँ तो ईवीएम भी एक मुद्दा निकल के आ गया। क्या वाकई कुछ कहने को नहीं है या वाकई दूध पर सियासत है? तीसरे अन्य मुद्दे कहां हैं? ये देखना वाकई इस इलेक्शन में दिलचस्प होगा कि कर्नाटक की जनता इस बार क्या करती है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।